नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित बंसल अनअकैडमी के इस महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम चर्चा करेंगे। और देखिए, हमने जो पिछली क्लास में आपसे दो इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दो महत्वपूर्ण विवाद चल रहे थे, जो चर्चाएं चल रही थी, उनकी हमने चर्चा की थी आपसे और उसको पूरी समग्रता से हमने समझा था। आज उसी प्रकार से दो और एक ऐसे हम टॉपिक को आपके सामने लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है और वर्तमान में वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद के केंद्र हैं और किसी ना किसी वजह से लेकर उनको विवाद बना हुआ है उनको लेकर। और आज का नहीं है दोस्तों, काफी पुराना विवाद है, लेकिन वर्तमान में फिर से वो चर्चा में आ गए हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो ऐसे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक की आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसको स्टार्ट करूं मैं उससे पहले एक बार नए विद्यार्थियों को अपना परिचय देता हूं। मैं अंकित बंसल, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, 7 साल का आईएएस आरएएस के विद्यार्थियों को पढ़ाने का अनुभव, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटी, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, ये मेरे सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। कई स्टूडेंट्स ऑलरेडी आरएएस में सेलेक्ट हो चुके हैं, अच्छी रैंक लेकर आ चुके हैं। 7 बार मुख्य परीक्षा देने का अवसर प्राप्त हुआ, उसमें आईएएस और आरएएस दोनों की मुख्य परीक्षा का अवसर सम्मिलित है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि इसके कई फायदे हैं और बड़ा आसान स्टेप है। कैसे, देखिए आप ले सकते हैं। देखिए, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप लोग को डाउनलोड कर लेनी है, गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे उसे, तो आपको इस प्रकार की एक स्क्रीन दिखाई देगी और वहां पर ये आपको एक स्क्रीन पे एक ऑप्शन मिलेगा, गेट सब्सक्रिप्शन। यहीं से आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। दोस्तों, इसके क्या फायदे हैं, देखिए, डेली लाइव क्लासेस यहाँ पर आपको मिलती हैं। ये क्लासेस लाइव होती हैं जहां पर आप मुझसे डायरेक्टली एंगेज हो सकते हैं और भी टीचर्स के साथ में एंगेज हो सकते हैं। क्लासेस के बीच में जो डाउट आ रहे हैं वहां पर आप पूछ सकते हैं, तो इस प्रकार से आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, अर्थात दोस्तों यहाँ पर प्री के लिए एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराई जाती है, मेंस के लिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, जो दोनों ही आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा देखिए, पूरा की पूरा कोर्स ये स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, अर्थात इस कोर्स में आपको पूरा सिलेबस कवर कराया जाता है और बहुत अच्छे तरह से कवर कराया जाता है और कई सारी रिसोर्सेज आपको इस कोर्स के साथ में निःशुल्क मिलते हैं। देखिए, कौन सा कोर्स ज्वाइन करेंगे, आरएस के विद्यार्थी हैं आप सभी, और इसीलिए या तो 12 महीने का कोर्स आप करें या फिर 24 महीने का करें, यही दो कोर्स सबसे सही है। दोस्तों, देखिए, 12 महीने का जो कोर्स है इसकी फीस है 7,000 रुपए। अगर आप यहाँ पर बंसल 10 कोर्स जो आपको दिख रहा है इसका यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट इस फीस में मिल जाएगा और ये फीस आपकी रह जाएगी 6,300 रुपए। दोस्तों, बंसल 10 कोड का एक और आपको यूज होगा, वो होगा दोस्तों कि आपको यहाँ पर मेरी गाइडेंस में आपको पढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। अर्थात आप जैसे ही कोड अप्लाई करेंगे प्रोमो कोड की तरह वहां पर, तो आप मेरी ऐप के थ्रू मुझसे कनेक्ट हो जाते हैं और आप मेरी गाइडेंस में पढ़ पाते हैं। अर्थात आपको जो भी डाउट्स आ रहे हैं एग्जाम से रिलेटेड, स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, बुक्स से रिलेटेड या फिर समझने से रिलेटेड या आंसर राइटिंग से रिलेटेड, किसी भी प्रकार की आपकी परेशानियां आ रही हैं तो आप मुझसे संवाद कर सकते हैं वहां पर मैसेज के माध्यम से। तो इस प्रकार से एक आप मेरी गाइडेंस में पढ़ पाएंगे पूरे समय के लिए, जितना भी आपने कोर्स लिया है 12 महीने या 24 महीने का। तो आपको दो फायदे मिलेंगे, 10% का डिस्काउंट मिलता है और साथ में आप मुझसे कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए आपके लिए बेहतर होगा आप इसे याद कर लें और प्रोमो कोड की तरह वहां पे अप्लाई करें। देखिए, 12 महीने का बताया हमने, 7,000 फीस है और कोड ये बंसल 10 इस्तेमाल करते हैं तो 6,300 रह जाता है। इसी तरह 24 महीने का जो फीस है वो 8,400 है और इसमें जब आप बंसल 10 यूज लेते हैं तो 7,560 रुपए ये फीस रह जाती है। और दोस्तों, अब हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। हमने कहा था दो प्रमुख अंतरराष्ट्रीय विवादों की आज हम चर्चा करने वाले हैं और ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण विवाद हैं। देखिए, आर्कटिक सागर का विवाद और इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष। और आर्कटिक सागर को लेकर प्रश्न पूछा भी गया है, अभी हाल में प्रश्न पूछा गया है और ये फिर से पूछा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत हॉट टॉपिक है और अभी एक 5 साल हो गए हैं पूरे। भारत ने एक जो अभी एक वेधशाला प्रारंभ की थी आर्कटिक सागर में, उसके 5 साल पूरे हो गए हैं। तो इस कारण से ये इंपोर्टेंट हो गया पूरा की पूरा आर्कटिक सागर इस साल के आपके एग्जाम के लिए। और साथ में इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष एक हमेशा से ही आपके एग्जाम के जो एग्जामिनर होते हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमेशा से ही, और लगातार ये टॉपिक आपके बना रहता है। कभी भी इसको लेकर प्रश्न पूछते हैं, मेंस में पूछते हैं इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष क्या है, या फिर टू स्टेट सॉल्यूशन किससे संबंधित है, अर्थात दो देश समाधान किससे संबंधित है, वो इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस तरह से ये दोनों ही टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम दोनों को ही अच्छे से कवर कर लेंगे। आपके प्री मेंस किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। अभी देखिए, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष से संबंधित एक समझौता न्यूज में आया था, ऑस्लो समझौता, और ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है आपके लिए एग्जाम के लिए कि ऑस्लो समझौता का संबंध किससे है। दोस्तों, इसका संबंध इस इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष से ही है और अभी हाल में ये न्यूज में रहा था।
दोस्तों तो ये टॉपिक भी अभी फिर से न्यूज में आ गया, तो दोनों ही टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था इजराइल फिलिस्तीन हमेशा से न्यूज में रहता है और एग्जामिनर के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट होता है। आर्कटिक सागर अभी हमने कहा 5 साल पूरे हो गए, तो ये इसलिए आपके फिर से इंपॉर्टेंट हो गया एग्जाम में। तो अब आज हम इस क्लास में पूरे 1 घंटे के अंदर इन दोनों ही टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार करवा देंगे, जिससे आप प्री हो या मेंस हो इसको अच्छे से हैंडल कर सके और अच्छे नंबर यहाँ पर लेकर आ सकें। तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्कटिक सागर से, जो एकदम नए बच्चे हैं मैं इसीलिए एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा। देखिए आर्कटिक सागर, पहले तो ये देख लें लोकेशन कहां पर है। ये आपके सामने संसार का महाद्वीप का एक नक्शा दिख रहा है राइट साइड में आपको, इधर की तरफ ये वाला जो नक्शा है, यहां पर आप देखें कि ये यूरोप है और ये उत्तरी अमेरिका है, ये अटलांटिक महासागर है। और यहां से जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो इधर की तरफ जो सागर आता है, अर्थात ये तो देखिए एक खुला मानचित्र है। जब आप ग्लोब पर देखेंगे तो आपको ये पूरा की पूरा क्षेत्र जुड़ा हुआ दिखाई देगा, अर्थात ये उत्तरी अमेरिका यहाँ पर जुड़ा ये दिखाई देगा आपको, और ये वाला क्षेत्र इधर से जुड़ा दिखेगा, ऊपर रशिया का जो क्षेत्र है। तो ये पूरा सा जब आप दोनों हिस्सों को आप ऐसे मोड़ देंगे और ऊपर से एकदम आप इमेजिन करें ग्लोब बनाने की, ग्लोब होता है जिसमें धरती गोल गोल है ना, तो जब आप इस तरह से इसको मोड़ेंगे तो आपको ऊपर की तरफ दिखाई देगा आर्कटिक सागर। तो आर्कटिक सागर के आसपास जो ऊपर से अगर आप टॉप से देखेंगे इस आर्कटिक सागर को, आपको ये तो अंदाजा लग गया कि आर्कटिक सागर कहां पर लोकेटेड है, उत्तरी ध्रुव के पास में लोकेटेड है। और जब आप इसको उत्तर की तरफ से देखेंगे तो आपको ये क्षेत्र भी दिखाई देंगे और इस तरह का परिदृश्य दिखेगा। ये आपके सामने जो मैप पर है, पहला वाला जो नक्शा लगा रखा है वो वाला आपको दिखेगा। जब आप ऊपर की तरफ से देखेंगे इसको, ऊपर यहां से ग्लोब को आप ऊपर से देखेंगे आर्कटिक सागर की तरफ से, तो आपको इस तरह का दिखाई देगा। वहां पर आपको दिखेगा कि ये देखिए ये अमेरिका का क्षेत्र है, अलास्का वाला जो क्षेत्र है अमेरिका का, वो यहां पर आ रहा है आर्कटिक सागर में। ये कनाडा का क्षेत्र है, ये देखिए ग्रीनलैंड यहां पर दिख रहा है आपको। और इस तरह से ये तीनों यहां पर देखिए, नॉर्वे हुआ, ये वाला स्वीडन हुआ आपका, ये फिनलैंड हुआ। इस तरह से ये तीनों राष्ट्र इस आर्कटिक सागर के पास में है। यहाँ पर ये देखिए पूरा की पूरा ये येलो कलर में जो आपको दिख रहा है, ये पूरा रशिया है, ये पूरा की पूरा रशिया यहाँ पर आपके सामने आ गया है। तो इस तरह से ये सारे राष्ट्र हैं दोस्तों जो इस आर्कटिक सागर के आसपास बसे हुए हैं। और इनका जो कहते हैं कि तट जो है इस आर्कटिक सागर के अंदर जाता है। इन सभी राष्ट्रों का जो तटीय क्षेत्र है वो आर्कटिक सागर में प्रवेश करता है और इस प्रकार ये आर्कटिक सागर के साथ में अपना भूगोल साझा करते हैं। और ये राष्ट्र आर्कटिक सागर के आसपास के, और इसकी अवस्थिति हमने देखी। अब हम बात करते हैं इस आर्कटिक क्षेत्र किस प्रकार का है। देखिए उत्तरी ध्रुव के चारों ओर ये विशाल क्षेत्र है जो लगभग आप मान सकते हैं पूरी धरती का 1/6 भाग में फैला हुआ है। देखिए ऐसे हम देखते हैं तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन आप जब टॉप से देखेंगे आपको महसूस होगा कि काफी बड़ा क्षेत्र है और लगभग 1/6 क्षेत्र है। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि लगभग ऐसे सोच लें कि धरती, अर्थात जैसे रूस को ले लें आप, चीन को मिला लें और भारत को मिला लें, इतना बड़ा क्षेत्र है, उतना क्षेत्र है दोस्तों आर्कटिक का। अर्थात रूस, भारत और चीन, ये जो बड़े राष्ट्र हैं, इनको आप मिलाएं क्षेत्रफल के आधार पर तो करीब इतना बड़ा क्षेत्र आपको यहाँ पर दिख जाएगा आर्कटिक क्षेत्र में। ये लगभग 1/6 भाग का 6 भाग आप मान सकते हैं धरती का। और देखिए अभी वर्तमान में यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ इसके पर्यावरणीय कारण, कुछ वाणिज्यिक कारण और कुछ सामरिक महत्वता के कारण यह क्षेत्र बाहरी वैश्विक ताकतों के द्वारा उत्तरोत्तर प्रभावित हो रहा है। अर्थात कुछ यहाँ पर ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं। और अगर मैं एक शब्द में बोल दूं कि क्या एक नया यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है दोस्तों, यहाँ की जो बर्फ है वो पिघल रही है बहुत तेजी से। जलवायु परिवर्तन उसका एक बड़ा कारण है और इस जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक जो सागर था, जो अभी तक बर्फ से ढका हुआ था दोस्तों, इसकी बर्फ पिघल रही है। और इसी वजह से पर्यावरणीय आधार पर, वाणिज्यिक आधार पर और सामरिक महत्ता के कारण अब ये विश्व में एक हॉट स्पॉट बन गया है, चर्चा का विषय बन गया है। और देखिए ऐसा माना जा रहा है कि एक वैज्ञानिकों का एक अपना मत है, अभी नया मत है, उसके हिसाब से वैज्ञानिक कहते हैं कि 2030 या 2035 का जब समय आएगा, अर्थात 2030 का जो दशक होगा, उस समय तक आते आते इस आर्कटिक क्षेत्र की अधिकांश बर्फ पिघल चुकी होगी। गर्मी का महीने में आप जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको पानी पानी दिखाई देगा, बर्फ नहीं दिखाई देगी। दोस्तों अगर ऐसा होगा तो आप सोचिए कितना बड़ा चेंज आने वाला है। एक आर्कटिक सागर इतनी सारी बर्फ को समाहित किया हुआ है, अगर वो बर्फ पिघलकर पानी बन गया तो क्या आपका पूरे विश्व के पानी का लेवल ऊपर नहीं आ जाएगा, समुद्रों का लेवल ऊपर नहीं आ जाएगा? क्या जो तटीय क्षेत्र हैं, जैसे भारत के जो कोस्टल एरियाज हैं, तमिलनाडु का क्षेत्र हुआ या फिर आसपास के जो तटीय क्षेत्र हुए, वो सब डूबने नहीं लग जाएंगे? क्या वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनको संकट नहीं आ जाएगा? दोस्तों क्या अगर हमारे मानसून पर असर नहीं पड़ जाएगा? क्योंकि जब बर्फ पिघल जाएगी, मानसूनी पवनें ठंडे और गर्म के हिसाब से आगे बढ़ती हैं, क्योंकि पूरा की पूरा जो जलवायु है वो परिवर्तित हो रही है। ठंडा जो क्षेत्र था, बर्फ का जो क्षेत्र था वो पिघल गया है।
तो एक एक समस्या आ रही है जलवायु के दृष्टिकोण से हमने देखा, और जलवायु के कारण एक एक आजीविका का भी संकट आने लगा है, क्योंकि तटीय क्षेत्र वहां पर हमारे आसपास के डूबने लगे हैं, क्योंकि समुद्री जलस्तर ऊपर उठने लगा है। और देखिए हमने कहा जलवायु पर भी असर पड़ रहा है, तो मानसून पर भी असर पड़ सकता है। और देखिए हमारी अर्थव्यवस्था किस पर चलती है दोस्तों, कृषि आधारित हमारी अर्थव्यवस्था है, और कृषि किस पर चलती है, हमारी मानसून का जुआ हम हमारी कृषि को बोलते हैं। अर्थात मानसून अच्छा होता है तो हमारी खेती अच्छी होती है, और खेती अच्छी होती है तो दोस्तों हमारी पैदावार के माध्यम से हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है, और अधिकांश हमारे जो लोग जो लगे हुए हैं अभी तक वो कृषि क्षेत्र में ही लगे हुए हैं। और तो एक प्रकार से आप देखिए जब आर्कटिक क्षेत्र की बर्फ पिघलेगी तो हमारे मानसून पर फर्क पड़ेगा, मानसून पर फर्क पड़ेगा तो हमारी कृषि पर फर्क पड़ेगा, और कृषि पर फर्क पड़ेगा तो दोस्तों हमारी अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ सकता है। तो एक इसका एक ये डायमेंशन है जो इसकी अलग तरह की महत्ता को दिखा रहा है। अर्थात यहाँ पर पर्यावरणीय आधार पर अनेकों बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे अगर ये बर्फ पिघल गई तो। और देखिए वाणिज्यिक आधार पर भी आप देखें कि इस क्षेत्र में तेल मिलने की संभावना है, बड़े पैमाने पर तेल के भंडार यहाँ बताए जा रहे हैं दोस्तों। और मैं आपको बता चुका हूं अपनी पुरानी क्लासेज में कई बार मैं चिक चिक के आपको ये बात बता चुका हूं, तेल एक सामरिक वस्तु है, अर्थव्यवस्था के लिए भी, और अर्थव्यवस्था के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, और इसी आधार पर इसे सामरिक वस्तु के रूप में देखा जाता है। अगर किसी देश को अपनी रक्षा तकनीकों का विकास करना है, अनुसंधान करना है, या फिर अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करना है, हर क्षेत्र में तेल की आवश्यकता है। नए जो वायु जो विमान है रक्षा विमान जो होते हैं, लड़ाकू विमान, सब में ईंधन की आवश्यकता होती है, सब में तेल की जरूरत होती है। और तेल इस प्रकार न केवल अर्थव्यवस्था के लिए बल्कि सामरिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जहां जहां पर भी तेल मिलने की संभावना होती है पूरे विश्व में, वहीं पर पूरे विश्व के जो बड़े राष्ट्र हैं वो चले आते हैं, और जो बड़ी ताकतें हैं वो उस क्षेत्र में उनका प्रभाव देखने को मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है आर्कटिक क्षेत्र में। हमने आपको कारण बताया, पर्यावरणीय कारण, क्योंकि आइस पिघलेगी, बर्फ पिघल रही है, तो पर्यावरणीय आधार पर काफी बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जलवायु पर बदलाव देखने को मिलेगा, समुद्री जलस्तर पर बदलाव देखने को मिलेगा। और लेकिन उससे बड़ा कारण देखिए आप यहाँ पर तेल की जो यहाँ पर संभावना है, तेल और प्राकृतिक, मैं अभी बताऊंगा कितनी बड़ी संभावना, डिटेल में चलेंगे। अभी अभी हम आपको पूरा ओवरव्यू दे रहे हैं। तो तेल, और जब ये इतना बड़ा पैमाने पर यहाँ मिलेगा तो डेफिनेटली पूरे विश्व का ध्यान यहाँ पर आ रहा है, और इसीलिए हमने कहा कि यह क्षेत्र बाहरी वैश्विक ताकतों द्वारा उत्तरोत्तर प्रभावित हो रहा है, और एक बड़ी घटना यहां पर सामने आने वाली है। वाणिज्यिक रूप से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनते जा रहा है। और साथ में देखिए जब यहां पर बर्फ पिघलेगी तो अभी आपको एक फोटो दिख रही है नीचे की तरफ, जिसमें पोलर बियर्स आपको दिख रहे हैं, सफेद रंग के भालू। ये इस प्रकार की यहाँ की जितनी भी प्राकृतिक संपदा है, जो जीव जंतु हैं, और सब में बदलाव देखने को मिलेंगे, हर तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ये क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, जलवायु के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तेल और प्राकृतिक गैस मिलने के कारण यह क्षेत्र वाणिज्यिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और देखिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हमने एक तो बताया कि आपको तेल यहां पर मिल रहा है, और दूसरा देखिए जब यहां पर बर्फ पिघल जाएगी तो इसका मतलब क्या, यहां पर नए रास्ते नहीं खुल जाएंगे, आवागमन के नए रास्ते यहां से नहीं बन जाएंगे। तो ये देखिए आपको मैप में दिखाते हैं, यहां पर अभी क्या है, ये पूरा की पूरा क्षेत्र कैसा है, बर्फीला क्षेत्र है। अगर यहां पर ये बर्फ पिघल गई तो इसका मतलब क्या है कि अगर अभी देखिए रूस यहां पर है, रूस को अगर इस यूरोप के साथ में व्यापार करना है तो इस रूस से कैसे होता है व्यापार, या तो आप यहां से सड़क मार्ग से जाएं, है ना, और अगर इस पूर्वी यूरोप के क्षेत्र को व्यापार करना है ये यूरोप के साथ में इस पूर्वी रूस के क्षेत्र को व्यापार करना है, तो अभी कैसे होता है, यहां से जहाज चलता है, और ये पूरा की पूरा जहाज इतना बड़ा चक्कर काट के, यहां से चक्कर काट के ऐसे आता है, और फिर जाके यूरोप के साथ व्यापार हो पाता है। कितना लंबा रास्ता। लेकिन अगर देखिए यहां पर अगर बर्फ पिघल गई तो क्या होगा, रूस के जहाज यहां से डायरेक्ट चले जाएंगे, यूरोप यहां तक आ जाएंगे, अमेरिका के साथ व्यापार हो जाएगा। अर्थात एक नए रास्ते खुल रहे हैं, बहुत सारा समय और धन बदलेगा, एक विश्व में महाशक्तियों का जो संचालन अभी हो रहा है अलग तरह से, वो बदल जाएगा। दोस्तों चीन को भी फायदा होगा। देखिए चीन अभी वर्तमान में कैसे कर रहा है यूरोप के साथ व्यापार। चीन का जो पूर्वी क्षेत्र है ये वाला, यहां से जहाज चलता है और इसी रास्ते से होकर चलता है और यूरोप तक जाता है। यहाँ पर खाड़ी देशों में तेल मिलता है, और एक खाड़ी देशों का तेल यहां से चीन के पास जाता है इस रास्ते से होकर। और अब नया क्या होगा, आर्कटिक महासागर में तेल मिलेगा और नए रास्ते खुल जाएंगे, तो चीन अपने जहाजों को लेकर सीधे यहां पहुंच जाएगा। तो दोस्तों एक अलग संभावना यहां पर बनने को मिलेगी, एक नए परिवहन के रास्ते यहां पर देखने को मिलेंगे, और नए बड़े बड़े रास्ते यहां पर मिलेंगे, नए समुद्री मार्गों का विकास होगा, और वाणिज्य गतिविधियों में परिवर्तन होगा, जलवायु के दृष्टिकोण से परिवर्तन होगा, पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण से परिवर्तन हो रहा है।
हाँ, और अनेकों एक अलग संभावना बन जाएगी पूरे, आपको विश्व में एक अलग ही नक्शा आपको देखने को मिलेगा। और ये सब हो रहा है दोस्तों आर्कटिक की जो बर्फ पिघल रही है उसके कारण, और इसी वजह से आर्कटिक हो गया है सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र, और इसीलिए आपके एग्जाम में भी ये बार बार आ रहा है, प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा, और ये क्लियर हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये पिघलती बर्फ के कारण कौन कौन से अवसर मिल रहे हैं, कौन कौन सी चुनौतियां मिल रही हैं, जिनकी चर्चा मैं आपसे कर चुका हूं। देखिए, हमने कहा कि यहाँ पर आर्कटिक ऑयल और गैस के भंडार हैं, समुद्री सजीव संसाधन हैं, हमने बात की थी अभी, जो हमने बियर देखे थे, यहाँ पर भालू देखे थे समुद्री, ये जो पोलर बियर जिनको बोलते हैं, ध्रुवीय भालू, वो थे। फिर हमने कहा अवसर एक और मिलेगा, प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाले छोटे पोत परिवहन मार्ग नए बन जाएंगे यहाँ पर, जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ पाएंगे। चुनौती हमने कहा कि चुनौती देखिए, देश और समुदाय को चुनौती होगी, क्योंकि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं अभी अलग, यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए अलग चुनौती की तरह से ये, क्योंकि बर्फ पिघल रही है, उनका जो तरीका है, अभी यहाँ पर क्या होता है, उनके घर अलग तरह से वो बनाते हैं, अलग तरह की उनकी संस्कृति का विकास हो चुका है, मछली पकड़ते हैं, इग्लू जनजाति यहाँ पर है, और अलग प्रकार से ये अपने उनके अलग तरह से इनकी संस्कृति है पूरी। और जब यहाँ पर बर्फ पिघल जाएगी, पानी आ जाएगा, तो उस प्रकार से इनको अलग तरह से रहना पड़ेगा। तो यहाँ के, और हो सकता है कि यहाँ से बड़ी पैमाने पर लोगों का विस्थापन देखने को मिले, एक शरणार्थी की समस्या यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ के जो लोग हैं उनके दृष्टिकोण से भी एक नई चुनौती है बर्फ का पिघलना। और साथ में बर्फ के पिघलने के कारण क्या है कि वो उनकी जो आबादी है वहां पर पानी आ जाएगा, तो उसके कारण उनके जो घर हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। तो अलग अलग तरह की परेशानी यहाँ पर देखने को मिल रही है। समुद्री पारिस्थितिकी जो तंत्र है वो पूरा चेंज हो रहा है, हम बात कर चुके हैं। उस क्षेत्र में जो मछलियां हैं, जो पानी एक नीचे तक गहराई तक बर्फ बनता है, उसके नीचे उसमें जाकर आपको पानी मिलेगा वहां पर, तो उसमें जब मछलियां होती हैं उनको वो उसमें बदलाव आएगा, क्योंकि अब पानी अब पूरा की पूरा बर्फ पानी में बदल गया है। और इसके अलावा जो हमने देखे भालू, ये यहाँ से शिफ्ट होने लगेंगे, क्योंकि अभी तो बर्फ है तो उस पर आसानी से चल पाते हैं, लेकिन पानी आ गया तो समस्या आएगी, तो यहाँ से इनकी शिफ्टिंग देखने को मिलेगी। अनेकों अनेकों पक्षी यहाँ पर हैं, वो सारे यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से चुनौती है पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण से, एक एक बड़ी समस्या पर्यावरण के दृष्टिकोण से, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण ये बर्फ पिघल रही है, और जलवायु परिवर्तन के कारण एक नई चुनौती इसका बर्फ का पिघलना और पूरी पारिस्थितिकी तंत्र पर एक खतरे की तरह ये देखा जा सकता है। और हमने बताया था कि जलवायु का प्रभाव, जैसे भारत को हमने अभी भारत के दृष्टिकोण से समझा कि यहाँ पर जो ठंडा प्रदेश है और भूमध्य सागर के भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र कैसा है, जहां पर सूरज सीधे चमकता है, उस क्षेत्र में गर्मी रहती है, और ये जो ध्रुवीय क्षेत्र है यहाँ पर ठंडक रहती है। और इसी कारण इस एक तंत्र बनता है जलवायु का, इस ठंडे और गर्म का एक चक्र बन रहा है, और उसी के आधार पर पूरी पृथ्वी पर जलवायु केंद्रित हो रही है, उसी तरह जलवायु बदल रही है। लेकिन यहाँ पर अब क्या हो रहा है, बर्फ पिघल जाएगी, ठंडा, अगर जो ठंडा क्षेत्र है वो अब उतना ठंडा नहीं रहेगा, तो पूरी की पूरी विश्व की जलवायु में परिवर्तन देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपको जो दिखता है कि ऊपर के जो राष्ट्र हैं, अर्थात रूस का जो क्षेत्र है, जो आपको इमेजिन, जो एक कल्पना रहती है आपके दिमाग में, और कल्पना क्या हकीकत है कि अमेरिका के और ब्रिटेन के जो क्षेत्र हैं, या फिर फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, रूस, इनके जो साइबेरिया के क्षेत्र हैं, ये सब ठंडे क्षेत्र हैं। टुंड्रा प्रदेश जो है उसकी वनस्पति जो है वो पूरी अलग तरह की है, तो ये पूरी वनस्पति चेंज हो जाएगी। यहाँ पर जो ठंडा क्षेत्र है वो गर्म हो सकता है, और हो सकता है कि भारत जैसे देश जो गर्म जलवायु में है, वो हो सकता है ठंडा यहाँ पर होने लग जाए, और एक अलग तरह का बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेगा पूरे जलवायु पर। और इसके कारण हमने कहा कि हर तरह से ये एक नई चुनौती भी लेकर आया है और अवसर भी लेकर आया है। अवसर किस दृष्टिकोण से लेकर आया है और चुनौती किस दृष्टिकोण से लेकर आया है, ये हमने समझ लिया है दोस्तों। इसके लिए क्या एक व्यवस्था बनाई हुई है, वो है आर्कटिक परिषद। एक संस्था यहाँ पर है आर्कटिक परिषद, जिसके 8 सदस्य हैं, और इसे ओटावा घोषणा पत्र के माध्यम से बनाया गया था। ओटावा कनाडा में है दोस्तों, और यहीं पर एक घोषणा पत्र जारी हुआ था, और उसमें आर्कटिक परिषद बनाने के बारे में प्रस्तावना रखी गई, और ओटावा घोषणा पत्र के माध्यम से आर्कटिक परिषद बनाया गया। और ये उन राष्ट्रों का समूह है जो हमने कहा था कि ये आर्कटिक जो सागर है वहां पर इनके तट मिलते हैं, तो तटीय आधार पर आर्कटिक परिषद के, आर्कटिक सागर के जो आर्कटिक सागर से संबंध रखते हैं, उन्हीं राष्ट्रों को इसमें जोड़ा गया आर्कटिक परिषद में। और ये इसकी स्थापना हुई 1996 में, अर्थात आर्कटिक परिषद की स्थापना 1996 में ओटावा घोषणा पत्र के द्वारा हुई, और इसमें इसके सदस्य
राज्य के रूप में 8 परिध्रुवीय देश, और परिध्रुवीय देश जो आपको नीले रंग में दिख रहे हैं मैप में, गहरे नीले रंग में, वो परिध्रुवीय अर्थात उस ध्रुव से संबंध रखने वाले देश। और इनमें देखिए नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, सबको मैं आपको मैप में दिखा चुका हूं पहले एक बार, और अभी भी आप देख सकते हैं पूरे नीले वाले क्षेत्रों को, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, आइसलैंड का क्षेत्र हुआ। और फिर डेनमार्क में, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए ग्रीनलैंड जो है ये डेनमार्क का हिस्सा है, जिसे अभी कुछ समय पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे थे कि वो पूरे ग्रीनलैंड को ले लेना चाहते हैं। डेनमार्क ने उसका विरोध किया था कि कैसे ऐसा बोल सकते हैं, वो उनका क्षेत्र है। तो एक अलग तरह का यहाँ पर अभी न्यूज में रही थी कि पूरे ग्रीनलैंड को वो अपना बता रहे थे। तो देखिए डेनमार्क का क्षेत्र है ग्रीनलैंड, और इधर फिर कनाडा, ये वाला जो क्षेत्र है कनाडा का है, और ये यूएस का क्षेत्र है। और यूएस का क्षेत्र देखिए यूएस तो नीचे है, लेकिन फिर भी इसको क्यों शामिल किया, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ये अलास्का का हिस्सा है, और ये भी यूएसए का ही पार्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका का। और इसीलिए इस अलास्का के यहाँ पर होने के कारण ही पूरा ये अमेरिका का भी हिस्सा बन जाता है इसमें आर्कटिक परिषद में, क्योंकि वो भी इससे अलास्का के माध्यम से तटीय सीमा बना रहा है आर्कटिक सागर की। और इस प्रकार से ये 8 राष्ट्र हैं दोस्तों जो इसके सदस्य हैं। तो नाम आपको क्लियर याद रखने, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सचिवालय इसका दोस्तों नॉर्वे में है, नॉर्वे में एक जगह है ट्रोम्सो, वहां पर इसका सचिवालय है। और इसका उद्देश्य क्या है आर्कटिक परिषद का, वो एकदम क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में कि इस आर्कटिक क्षेत्र के पर्यावरण की रक्षा करना है, आर्कटिक के जो स्थानीय समुदाय के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कल्याण को बढ़ावा देना है, इस प्रकार का इसका उद्देश्य है। इसके पर्यावरण की रक्षा करनी है, और साथ में इस जगह पर जो लोग रह रहे हैं उनका हर तरह से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर प्रकार से आपको उनका कल्याण करना है। इस प्रकार का इनका उद्देश्य आर्कटिक परिषद का। और दोस्तों 2 साल में एक बार इनकी बैठक होती है। और देखिए यहां पर आपको इसमें दिख रहा है कि नीले रंग में आपको, गहरे नीले रंग में आपको ये राष्ट्र दिखे, और 8 सदस्य हमने बताए गहरे नीले रंग वाले। लेकिन यहां पर आपको कुछ और दूसरे लाइट ब्लू कलर में भी आपको दिख रहे हैं, और उसमें भारत भी शामिल है। तो ये कौन से हैं और इसको यहां पर क्यों शामिल किया है मैप में, दोस्तों इनको बोला जाता है पर्यवेक्षक राष्ट्र। और पर्यवेक्षक राष्ट्र दोस्तों ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे इस आर्कटिक परिषद से, आर्कटिक सागर से संबंध नहीं रख रहे हैं, लेकिन इनको पर्यवेक्षक राष्ट्र बनाकर आर्कटिक परिषद में शामिल किया हुआ है, और समय समय पर इनमें बदलाव भी लाया जा सकता है। ये देखिए ये जो 8 हमने देखे थे ये स्थायी सदस्य थे आर्कटिक परिषद के, लेकिन पर्यवेक्षक राष्ट्र इन 8 सदस्यों की सहमति से शामिल किए जाते हैं। और वो ऐसे राष्ट्र होते हैं जो आर्कटिक परिषद की बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं बोल सकते हैं, और उतना ही बोल सकते हैं जितना आर्कटिक परिषद के 8 राष्ट्र इन्हें अनुमति देते हैं। और भारत को और चीन को भी देखिए यहां पर, और यूरोप के कई राष्ट्रों को पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा यहां पर मिला हुआ है। और भारत को यह दर्जा 2013 में मिला था दोस्तों। ये देखिए भारत साल 2013 से इस परिषद में पर्यवेक्षक के तौर पर भाग ले रहा है, और अभी हाल में पिछले साल ही 2019 में फिर से चुनाव हुए थे, और भारत को फिर से यहां पर पर्यवेक्षक का दर्जा मिल गया, अर्थात आर्कटिक परिषद में भारत की भूमिका है। और 2013 से ही प्रारंभ हो गई एक राजनीतिक स्तर पर, और अभी तक भी वर्तमान में वो है, और 2019 में वो शामिल हो गया। तो हमने बताया सदस्यों के अतिरिक्त आर्कटिक परिषद में कुछ पर्यवेक्षक देश होते हैं, और भारत भी पर्यवेक्षक राष्ट्र है। तो ये आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है, याद रखना है कि 2013 से भारत यहां पर पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में बना हुआ है। दोस्तों देखिए अब भारत का यहाँ पर क्या क्या इंटरफेयर चल रहा है, भारत यहाँ पर क्यों इसमें शामिल हो रहा है, भारत पर्यवेक्षक राष्ट्र में शामिल हुआ है, और उसको ऐसा दिखाया गया कि भारत के लिए बड़ी जीत है, और एक महाशक्ति के रूप में भारत आ गया है सामने, और इसीलिए आर्कटिक परिषद में भारत की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और इसीलिए पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में भारत को शामिल किया गया। दोस्तों भारत यहाँ पर किस प्रकार से इंटरेस्ट ले रहा है, और क्या भारत की वजह है। देखिए वैश्विक तापन की वजह से आर्कटिक क्षेत्र की जो बर्फ है वो उसमें पिघलाव आया है, और उसके कारण पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक नई चुनौती है और अवसर है। और इसी आलोक में भारत भी आर्कटिक क्षेत्र में होने वाली घटनाओं पर ध्यान रख रहा है, और भारत के जो इस क्षेत्र में हित हैं वो वैज्ञानिक हैं, पर्यावरणीय हैं, वाणिज्यिक हैं और सामरिक हैं। जो हमने बताए कि आर्कटिक जो अवसर और चुनौतियां लेकर आया है, जो बर्फ पिघलने के कारण जो अवसर और चुनौतियां सामने आई हैं, उन सभी में जो कारण बने, वैज्ञानिक कारण, पर्यावरणीय, वाणिज्यिक और सामरिक, हर प्रकार से भारत यहाँ पर अपना ध्यान केंद्रित किया हुआ है, और हर प्रकार के हित भारत के इस क्षेत्र में हैं। अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस किस प्रकार के काम भारत कर रहा है। देखिए ऑफिशियली भारत सरकार बोलती है कि हम वहां पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हैं, ना कि कोई तेल की जो राजनीति वहां चल रही है, तेल को उत्खनन के लिए वहां पर सारे, जैसे चीन वहां पर जा रहा है तेल उत्खनन के लिए, और
इस प्रकार का हमारा कोई देश नहीं है। हम अगर तेल के लिए वहां जाएंगे तो जैसे रूस अगर हमें अलाउ करेगा, रूस के साथ हमारा अगर संबंध होता है, वहां पर हमें निवेश करने का मौका मिलता है रूस के माध्यम से, या किसी भी हमारे जैसे नॉर्वे के माध्यम से मिल सकता है। तो इस प्रकार से अगर किसी राष्ट्र के माध्यम से हमें वहां निवेश करने का मौका मिलता है तो हम जाएंगे। अदरवाइज हमारा पर्पज वहां पर अनुसंधान का है, और अनुसंधान में वैज्ञानिक अनुसंधान हम करना चाहते हैं, वहां के पर्यावरण को समझना चाहते हैं, और वहां के जीव जंतुओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम समझना चाहते हैं, जलवायु पर इसका बर्फ पिघलने का क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम समझना चाहते हैं। तो इस प्रकार से मोस्टली जो है ये जो बर्फ किस प्रकार से पिघल रही है, हिमखंडों का क्या हो रहा है, समुद्र के जल स्तर में किस प्रकार बदलाव आ रहा है, भारत के मानसून पर इसका क्या संभावित प्रभाव हो सकता है, उस प्रकार के अनुसंधान हम करेंगे, और वो हमारे पर्पस हैं। तो इस प्रकार हम डिटेल में देखते हैं दोस्तों क्या क्या और कब कब भारत ने इसमें शिरकत करना प्रारंभ किया। देखिए, भारत ने परिध्रुवीय उत्तर में जलवायु परिवर्तन के बल के साथ, ये देखिए इस जगह पर एक बल का निर्माण हुआ था, टास्क फोर्स जिसे कह सकते हैं, और इस टास्क फोर्स के साथ भारत ने 2007 में अपना आर्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम प्रारंभ किया। और यही समय था दोस्तों जब भारत ने नॉर्वे के साथ मिलकर इस जगह पर अपनी प्रेजेंस बना ली थी, अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी नॉर्वे की सहायता से। एक समझौता दोनों देशों में हो गया था, नॉर्वे और भारत सरकार के बीच में, और उस समझौते के माध्यम से 2007 में ही भारत इस क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। और देखिए 2013 में तो आर्कटिक परिषद में आया, और 2007 से ही भारत का अनुसंधान यहाँ पर प्रारंभ हो गया, और उसमें सबसे पहली शुरुआत हुई हमारी नॉर्वे के साथ, और नॉर्वे के साथ हमारा समझौता हुआ, और भारत यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा लेता है 2007 में ही। और यहां से हम कहते हैं कि हमारा आर्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। हमने कहा कि हमारे आर्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम के उद्देश्य हमने चर्चा की थी, कौन कौन से हैं, अब एक बार हम देख लेते हैं। जो घोषित तौर पर हमने उद्देश्य हमारे चार्टर में लिखे हैं यहाँ पर, वो क्या कहते हैं। पहला, आर्कटिक क्षेत्र के हिमखंडों और आर्कटिक महासागर से सेडिमेंट और आइस कोर का विश्लेषण करके आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और भारतीय मॉनसून के संबंध स्थापित करना। अर्थात आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु का भारतीय मानसून पर क्या असर पड़ रहा है, वो एक संबंध हम पहले अभी स्थापित करने की कोशिश करेंगे। और फिर हम ये देखेंगे कि इन हिमखंडों में किस प्रकार का बदलाव आ रहा है, और जो बर्फ पिघलेगी उसकी वजह से क्या यहाँ की जो जलवायु उसमें बदलाव आएगा, और उसकी वजह से फिर भारतीय मानसून पर किस प्रकार से बदलाव आएगा, उस तरह का अध्ययन हमें करना है। और इस क्षेत्र में इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि इस उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में वैश्विक तापमान के प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए उपग्रह डाटा का प्रयोग करके आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ, समुद्र की बर्फ का चित्रण हम करेंगे कि कब कब किस किस समय कैसे कैसे बर्फ यहाँ पर पिघल रही है, और उसमें हम सैटेलाइट का डाटा यूज लेंगे। और साथ में समुद्र के स्तर में परिवर्तन पर हिमखंडों के प्रभाव पर बल देते हुए आर्कटिक क्षेत्र के हिमखंडों की गतिकी और व्यापक बजट पर अनुसंधान करना, अर्थात किस तेजी के साथ में, किस स्पीड के साथ में यहाँ के जो ग्लेशियर है, यहाँ का जो हिमखंड है, वो पिघल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, कितनी उनमें ऊर्जा है, और उस ऊर्जा से आगे क्या हो सकता है, और उससे समुद्र पिघलेगा तो समुद्र के जलस्तर में बदलाव होगा, तो उससे क्षेत्रीय जो राष्ट्र हैं, जो जैसे कि कई सारे प्रशांत महासागर के छोटे छोटे द्वीपीय राष्ट्र हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और विश्व के अनेकों तटीय क्षेत्र वाले जो राष्ट्र है वहां पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत के तटीय क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खासकर अंडमान लक्षद्वीप महाद्वीप, अंडमान और लक्षद्वीप द्वीप समूह पर भारत के पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और साथ में देखिए इसमें हम कहते हैं कि इस क्षेत्र के जीव जंतु और वनस्पति और साथ में मानव विकास, जो हमने कहा कि इस क्षेत्र के जो लोग हैं उस जगह पर क्या इनका प्रभाव पड़ेगा, वो सारे उनकी गतिविधियों को, वैज्ञानिक गतिविधियों को भी हमें ट्रेस करना है, उनका मूल्यांकन करना है। और साथ में देखिए हमने फिर दो हमारे बड़े प्रोजेक्ट जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, एक है हमारा हिमाद्री ध्रुवीय अनुसंधान स्टेशन, जो भारत ने स्थापित किया 2008 में। ये भी देखिए हमने नॉर्वे के मदद से किया, नॉर्वे में ही इसको खोला भारत ने, और ये अपना पहला आर्कटिक अनुसंधान केंद्र है, अनुसंधान स्टेशन है, जो हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा आप कि हिमाद्री भारत का पहला आर्कटिक अनुसंधान स्टेशन है, जो भारत ने नॉर्वे के सहयोग से यहां पर स्थापित किया 2008 में। और अगर पूछा जाए हिमाद्री कहां पर है, तो आपको पता होना चाहिए आर्कटिक क्षेत्र का अनुसंधान केंद्र है भारत का ये, और नॉर्वे में स्थापित किया 2008 में। और इसका उद्देश्य, पूरा वैज्ञानिक उद्देश्य देख सकते हैं आप, वैश्विक जलवायु, एरोसोल विकिरण, ग्लेशियर, सूक्ष्म जीव जल समुदाय और कार्बन पुनर्चक्रण, ये सारी चीजों पर अनुसंधान करना इसका उद्देश्य है। और फिर उसके बाद हमने 2015 में दोस्तों एक वेधशाला यहां पर बनाई, और ये क्या थी, एक तरह की अंडर वाटर वेधशाला है, अर्थात यहाँ का जो पानी का क्षेत्र है उसमें इसको स्थापित करना एक बड़ा चैलेंज था दोस्तों, चुनौती भरा था, और भारत ने इसको सफलतापूर्वक, और देखिए आईएएस की परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया गया था 2015 में ही कि ये INDARC क्या चीज है, INDARC
क्या है, और 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए थे इस प्रकार से। और देखिए अब 2015 में ये बना था, अब 2020 का समय आ गया है, 5 साल इसको पूरे हो गए हैं और फिर से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। आईएएस के लिए हो ही गया, आरएएस के लिए बहुत ज्यादा हो गया दोस्तों, क्योंकि आईएएस पहले पूछ चुका है, और जब आईएएस में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो आरएएस में संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उसके पूछने की। तो इसीलिए हमने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। IND-ARC अगर पूछते हैं ये क्या है, तो ये देखिए वेधशाला है, एक अंडर वाटर वेधशाला है, पानी के नीचे वेधशाला, वेधशाला बोलते हैं ऑब्जर्वेटरी को। तो ये ऑब्जर्वेटरी है भारत की, अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी, जो भारत ने आर्कटिक क्षेत्र में स्थापित की है सफलतापूर्वक, और ये बिल्कुल नॉर्वे के पास ही है दोस्तों, उत्तरी इसी क्षेत्र में है, और ये हमने सफलतापूर्वक स्थापित किया। तो दो हमारे इंपोर्टेंट अनुसंधान मिशन यहां पर चल रहे हैं, एक पहला हिमाद्री और दूसरा IND-ARC, ARC मतलब आर्कटिक और IND मतलब इंडिया। तो इसी दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं IND-ARC, और इसका उद्देश्य भी वही है, आर्कटिक की जलवायु का अध्ययन करना और भारतीय मानसून पर इसके प्रभाव का आकलन करना। तो एक दो प्रोजेक्ट, एक हमने स्टेशन बनाया अनुसंधान स्टेशन, और एक नीचे एक पानी के नीचे हमने वेधशाला स्थापित की। तो दोनों ही प्रकार से हम यहाँ पर गहरे तरीके से अनुसंधान में लगे हुए हैं। और दोस्तों यहाँ पर विशेष सुविधाएं बनाई हुई हैं, जो भारतीय वैज्ञानिक हैं जो इस अनुसंधान में भाग लेते हैं उनके लिए विशेष घरों का निर्माण, विशेष प्रकार की एक घर जैसा आप आकृति बोल सकते हैं, जिसमें ये जो वेधशाला है इसमें एक्चुअली मैं बताना चाह रहा हूँ कि 8 वैज्ञानिक यहाँ पर एक साथ काम कर सकते हैं। इस प्रकार का उनको एक बढ़िया स्पेस प्रोवाइड किया है, और किसी प्रकार के संकट से समस्या ना हो उनको, उसके लिए ट्रेनिंग भी यहाँ पर दी जाती है इन वैज्ञानिकों को। तो ये एक डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहे हैं, दो जो डेवलपमेंट यहाँ पर है आर्कटिक क्षेत्र में भारत के द्वारा, हिमाद्री और IND-ARC वेधशाला, इन दोनों का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए भारत की ओर से कौन भाग लेता है, देखिए भारत की सरकार की तरफ से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत का जो है वो आर्कटिक क्षेत्र में काम करता है, और इसके पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत एक अलग से संस्था है, देखिए राष्ट्रीय अंटार्कटिक और समुद्री अनुसंधान केंद्र, जो कि गोवा में स्थापित है। यह केंद्र ही भारत का जो भी आर्कटिक क्षेत्र में अनुसंधान किस रिलेटेड जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, वैज्ञानिक समन्वयन, जो भी कार्यक्रमों का समन्वयन या फिर कार्यान्वयन करना है, वो इस मंत्रालय के द्वारा होता है, और उसमें भी ये संस्था काम करती है, राष्ट्रीय अंटार्कटिक और समुद्री अनुसंधान केंद्र, और जो कि गोवा में है। और इसी संस्था के माध्यम से भारत के कई सारे वैज्ञानिकों को यहाँ पर बुलाया जाता है, और उनको फिर आर्कटिक में अनुसंधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है दोस्तों। और इसके अलावा भारत काफी वित्तीय निवेश करने की कोशिश कर रहा है इस क्षेत्र में, और अच्छा फंड भारत सरकार ने बनाया है इसके लिए, जिसे क्रायोजेनिक, इस तरह से क्रायोस्फीयर फंड बोला जाता है, और क्रायोस्फीयर बोला जाता है दोस्तों ठंडे जगहों को, जैसे कि ग्लेशियर वाली जगह, आर्कटिक क्षेत्र, अंटार्कटिक क्षेत्र। तो क्रायोस्फीयर पर अनुसंधान करने के लिए, इस ठंडे क्षेत्रों पर अनुसंधान करने के लिए भारत ने इस फंड का निर्माण किया है, और वित्तीय निवेश की प्रतिबद्धता इसीलिए जताई है, और बड़ी भूमिका भारत निभा सकता है। और हमने कहा कि भारत ऑलरेडी इसके जो आर्कटिक परिषद है उसके पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में यहाँ शामिल हो गए हैं। तो इन देशों के साथ में मिलकर भारत एक इस पूरे क्षेत्र में अपना योगदान दे सकता है, जो सुरक्षित, स्थिर और निरापद आर्कटिक के लिए महत्वपूर्ण है, और भारत का यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। दोस्तों ये था आर्कटिक का इशू, आर्कटिक सागर की बर्फ पिघलने से जो नई संभावनाएं और नई चुनौतियां बनी हैं उनको हमने गहराई से समझा, और भारत के लिए यहाँ पर क्या विशेष हो रहा है और भारत किस प्रकार से यहाँ पर दिलचस्पी रख रहा है वो हमने समझा, और हमने बताया कि किस प्रकार से नए रास्ते खुल रहे हैं, नए तेल के संसाधन यहाँ मिल रहे हैं, नई वनस्पति और प्राकृतिक जो पर्यावरण है यहाँ का वो बदलाव लेकर आ रहा है, कैसे जलवायु पर असर पड़ रहा है, कैसे भारत के मानसून पर असर पड़ रहा है, कैसे समुद्र के जलस्तर पर असर पड़ रहा है, और उसके कारण जो समुद्री तटीय क्षेत्र हैं उन पर इनका गहरा असर पड़ने वाला है, और सभी में भारत किस प्रकार से अनुसंधान कर रहा है, और वो सारी चीजों की हमने चर्चा की। अब हम आज दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, और उसका नाम है इजराइल फिलिस्तीन विवाद। दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और काफी बच्चों की डिमांड थी कि इजराइल फिलिस्तीन विवाद समझाऊं मैं, और इसीलिए मैं ये टॉपिक लेकर आया। पहले मैंने इसे हटा दिया था आपके इसमें से, लेकिन अभी एक न्यूज आ गई, और बच्चों की डिमांड पहले से थी ही, तो मैंने इसको आपके इसमें कवर कर लिया। इस टॉपिक आज की लेक्चर में इसको मैं कवर करने वाला हूँ, इजराइल फिलिस्तीन विवाद को। देखिए आपके सामने एक मैप है, और ये मैप है पश्चिमी एशिया के क्षेत्र का, और इसमें आपको दिखाई दे रहा है पश्चिमी एशिया का ये वाला क्षेत्र है पूरा, और इस तरफ ये है भूमध्य सागर, जो आपको पानी दिखाई दे रहा है ये भूमध्य सागर है, और इसके ऊपर की तरफ आपको इजराइल मिलेगा, सॉरी यूरोप मिलेगा पूरा की पूरा, ये यूरोपीय, ये भूमध्य सागर हो गया। ये यहाँ पर इजिप्ट है जो कि अफ्रीका का क्षेत्र है,
और इधर ये वाला लाल सागर का क्षेत्र है, ये लाल सागर हो गया, ये भूमध्य सागर हो गया, और इन दोनों को जोड़ती है आपको पता है सुएज नहर। और देखिए ये है सिनाई प्रायद्वीप, सिनाई प्रायद्वीप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं सिनाई प्रायद्वीप यहां पर है, ये वाला क्षेत्र है सिनाई प्रायद्वीप का। और ये बेसिकली इजिप्ट का क्षेत्र है, ये सिनाई प्रायद्वीप का। और अभी हम इसके बारे में और बताएंगे, आपको डिस्कस करेंगे सिनाई के बारे में। तो ये इजिप्ट का क्षेत्र है सिनाई का। और देखिए यहां पर इस भूमध्य सागर से सटकर ही, अर्थात पश्चिम एशिया में बिल्कुल लेफ्ट में, यहां पर ये जो ऑरेंज कलर में आपको दिख रहा है, ये वाला राष्ट्र है इजराइल का, जिसके पास में देखिए यहां पर सीरिया है, ऊपर लेबनान है यहां पर, और ये देखिए जॉर्डन है यहां पर, और यहां पर है सऊदी अरब। और ये वाला है आपका डेड सी, अमृत सागर, यहां पर ये वाला सागर है। और इसी के पास में से जॉर्डन नदी बहती है दोस्तों, इस जगह पर, ये जो आपको दिख रही है, ये हल्का ब्लू कलर आपको दिख रहा होगा, इस जगह से जॉर्डन नदी, इस देश के नाम पर नाम पड़ा है उसका, जॉर्डन नदी। और वो इस जगह पर बहती है। और उसका जो पश्चिमी किनारा है, जॉर्डन नदी का जो पश्चिमी किनारा है, वो ये जाना जाता है पश्चिमी बैंक के नाम से, और इसी नाम से वेस्ट बैंक इसको कहते हैं। ये वाला क्षेत्र है वेस्ट बैंक, मतलब जो नदी का जो पश्चिमी तट है, तट मतलब बैंक, बैंक बोला जाता है अंग्रेजी में तट को, तो ये इस नदी का पश्चिमी तट है, इसीलिए इसको नाम पड़ा वेस्ट बैंक, और पश्चिमी बैंक इसका मतलब। और देखिए यहां पर एक छोटा सा एक क्षेत्र है, ये वाला, इसका नाम है गाजा, ये वाला क्षेत्र है गाजा का। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, अंदाजा हो गया होगा हम किस क्षेत्र के बारे में बात करने वाले हैं। पश्चिमी एशिया में ये राष्ट्र स्थित है इजराइल, और इसमें दो क्षेत्र आपको दिख रहे हैं, वेस्ट बैंक और इधर गाजा, फिर यहाँ पर है सिनाई, और इसके आसपास के में कौन से देश हैं ये हमने देख लिया, इधर इजिप्ट है और इधर भूमध्य सागर है, और इधर है ये जॉर्डन का देश, और यहां से बह रही है जॉर्डन नदी दोस्तों। और ये देखिए ये वाला एक क्षेत्र है गोल्डन हाइट्स का, इसे गोल्डन हाइट्स के नाम से जाना जाता है, जो कि इस सीरिया का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अभी इसमें क्या विवाद आया वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम बॉर्डर पे आपको दिख रहा है, इजराइल और सीरिया की बॉर्डर पे यहाँ पर गोल्डन हाइट्स, और इधर की तरफ है वेस्ट बैंक, और यहाँ पर है गाजा, ये है सिनाई। और इस प्रकार से आपको मैप का अंदाजा लग गया होगा दोस्तों। ये जो ऑरेंज कलर का क्षेत्र है, ये कहलाता है इजराइल का क्षेत्र, ये ऑरेंज कलर का जो आपको क्षेत्र दिख रहा है ये है इजराइल का क्षेत्र। और ये जो आपको यहाँ पर ये दिख रहे हैं, ये लाइट शेड में, एक तो वेस्ट बैंक का जो क्षेत्र है, और साथ में ये गाजा का जो छोटा स्ट्रिप थी, गाजा पट्टी जिसे कहते हैं, इसे कहते हैं फिलिस्तीन। वर्तमान में ये क्षेत्र एग्जिस्ट करते हैं, जिसे हमने बताया इन दोनों को मिला के कहा जा रहा है फिलिस्तीन, और ये ऑरेंज कलर का जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है इजराइल। दोस्तों इस इजराइल में रहते हैं, ये इजराइल में जो धर्म है, जो ज्यादा मानते हैं जो धर्म, वो यहूदी धर्म के हैं, जिन्हें ज्यूज इंग्लिश में कहा जाता है, और हिंदी में यहूदी धर्म वाले बोलते हैं, यहूदी धर्म है इनका। और जो वेस्ट बैंक और गाजा में जो लोग रह रहे हैं, अर्थात फिलिस्तीन जिसे हम कह रहे हैं, इसमें जो लोग रहते हैं उनका धर्म है मुस्लिम। अर्थात ये एक लड़ाई है दो धर्मों की, अर्थात हमने जब कहा इजराइल फिलिस्तीन विवाद, तो ये दो धर्मों की लड़ाई है, और दो धर्म हमने बताए, फिलिस्तीन वाला मुस्लिम धर्म, और इजराइल का जो क्षेत्र है वहां पर रहने वाला यहूदी धर्म, इन दोनों धर्मों की लड़ाई है। लेकिन दोस्तों ये धर्म की, सिर्फ धर्म की लड़ाई नहीं है, धर्म से भी काफी कुछ है, ये भूखंड की भी लड़ाई है। और देखिए यहाँ पर पहले पूरा की पूरा ये क्षेत्र फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता था, और जो विश्व युद्ध हुआ उसके बाद में इस क्षेत्र में कई सारे यहूदी आ गए थे पूरे विश्व से चलकर, और धीरे धीरे यहाँ पर परिस्थितियां बदलने लगी, और इजराइल नामक देश बन गया, और धीरे धीरे उसने इस क्षेत्र पर कब्जा करना प्रारंभ किया। और जो पहले से जो फिलिस्तीन हुआ करता था वो संकुचित होकर इन दो क्षेत्रों में समा गया, वेस्ट बैंक और गाजा में। और अभी भी इनके अधिकारों की लड़ाई है, फिलिस्तीन की मांगे हैं और इजराइल की मांगे हैं कि इजराइल को सारे देश मान लें, एक राष्ट्र के रूप में मान लें, इस प्रकार की इनकी डिमांड चल रही है। तो अब हम चर्चा करते हैं पूरे विवाद की शुरुआत से कि क्या विवाद है। देखिए प्रारंभ कहां से हुआ, हमने कहा कि ये जो विवाद है यहूदी जैसे इजराइल है और जो अरब फिलिस्तीनी अर्थात जो मुस्लिम है, इनके बीच का संघर्ष है, और ये 19वीं सदी के शुरू से ही प्रारंभ हो गया था दोस्तों विवाद, क्योंकि मैंने कहा कि ये वाला क्षेत्र पहले फिलिस्तीन का क्षेत्र हुआ करता था, और इस जगह पर ओटोमन जो साम्राज्य हुआ करता था उसका राज इस जगह पर हुआ करता था, अर्थात मुस्लिम राष्ट्र हुआ करता था, इस जगह पर मुस्लिम साम्राज्य हुआ करता था। और कहीं से भी यहाँ पर यहूदी नहीं थे, बहुत एक दो धार्मिक संस्थाएं थी यहाँ पर, अभी हम चर्चा करेंगे, जैसे यरूशलेम का जो क्षेत्र है वो एक धार्मिक केंद्र है यहूदियों का, तो वो यहाँ पर एग्जिस्ट करता था। लेकिन इस क्षेत्र पर अगर साम्राज्य की मैं बात करूं तो वो धार्मिक आधार पर ही था, और वो तुर्की का जो साम्राज्य फैला हुआ था उस समय पर वो मुसलमान धर्म का था, और इसीलिए फिलिस्तीन का ये फिलिस्तीन क्षेत्र कहलाता था दोस्तों। यहाँ पर
अब वर्तमान में इस फिलिस्तीन में दो हैं, एक मुस्लिम ये फिलिस्तीनी और साथ में इजराइल, ये दोनों इस जगह पर एग्जिस्ट करते हैं। और हमने कहा कि यहाँ पर दोनों के धर्म अलग अलग हैं, लेकिन सिर्फ धार्मिक मतभेद ही झगड़े का एकमात्र कारण नहीं है, बल्कि झगड़े का कारण है ये भूमि का संघर्ष, और दोनों को ही इस जगह पर भूमि चाहिए। फिलिस्तीन को अपना पुराना क्षेत्र, अब तो खैर उसकी मांग उसने छोड़ दी पुराने क्षेत्र की, लेकिन जो मिल रहा है उसको वो लेना चाहता है, जो समझौते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए उसके आधार पर। और इजराइल भी भूमि पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है फिलिस्तीन के क्षेत्रों में। तो उस प्रकार से एक विवाद यहां पर प्रारंभ हो गया है जो बड़े लेवल पर चल रहा है। देखिए, पहले विश्व युद्ध के अंत से 1948 तक में दोनों समूह ने जिस क्षेत्र का दावा किया था वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिलिस्तीन के रूप में जाना जाता था। और उसके बाद में अर्थात देखिए, इस पूरे क्षेत्र को हमने कहा कि फिलिस्तीन के रूप में जाना जाता था पहले ही विश्व युद्ध से लेकर, क्योंकि ये 19वीं सदी से ही प्रारंभ चल रहा था विवाद। और जब पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध और 1948 तक का समय है, इस समय तक भी इस पूरे क्षेत्र को फिलिस्तीन के नाम से ही जाना जाते रहा। लेकिन देखिए, इस समय पर 48-49 में एक युद्ध हुआ था यहाँ पर, जो कि इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के रूप में जाना जाता है। इजराइल ने लड़ाई लड़ी थी यहाँ पर, क्योंकि देखिए, विश्व युद्ध का जब समय था तो हिटलर के द्वारा कई सारे, जो हिटलर की जो नाजी दल था उसने इन ज्यूज को काफी हद तक मारा था, काफी परेशान किया था। और कई सारे यहाँ से ये यहूदी भागने लगे थे और इस जगह पर आके रुक गए थे। और जो एक होलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है पूरे विश्व में, एक भयावह त्रासदी थी वो उस समय की। और वो, क्योंकि इनसे वो नफरत करते थे, जर्मन रेस से बिलोंग करते थे वो नाजी, तो इन्होंने इनको मारा। और वहां से सारे विश्व के से यहूदी भागकर आने लगे और इस क्षेत्र में आकर बस गए थे, फिलिस्तीन वाले क्षेत्र में। और तभी से जब वो इस यहाँ से भागे थे जर्मनी से, तो उन्होंने पूरे विश्व में जहां जहां पर भी यहूदी थे सबको आवाज लगाई कि सारे आ जाओ और इस जगह पर इकट्ठे हो जाओ। तो कई सारे उसमें से यहूदी यहाँ पर आकर इकट्ठे हो गए थे और इस क्षेत्र पर अपना दावा प्रस्तुत करने लगे थे। और तभी से ये विवाद बड़ा होने लग गया 1948 का ही। 1948 में, अब देखिए, जब ये आ गए थे, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने से पहले इनका आना यहाँ स्टार्ट हो गया था। अब द्वितीय विश्व समाप्त हो गया है और इस क्षेत्र पर संयुक्त राष्ट्र संघ के भी कुछ निर्णय आ गए हैं। लेकिन इसी के बीच 1948 में और 1948-49 का जो समय है, यहाँ पर युद्ध हो गया है इनके बीच में। और उसके बाद में पूरी की पूरी भूमि का 3 भागों में विभाजन हो गया। एक तो इजराइल का क्षेत्र जो हमने आपको मैप में दिखाया था, ऑरेंज कलर का जो क्षेत्र था। फिर पश्चिमी तट, हमने बताया आपको जॉर्डन नदी का जो पश्चिमी तट था जिसे हमने कहा वेस्ट बैंक, वो वाला। और तीसरा जो क्षेत्र हमने देखा था गाजा पट्टी का, उस क्षेत्रों के रूप में इस पूरे क्षेत्र को बदल दिया गया। अर्थात जो फिलिस्तीन राष्ट्र हुआ करता था, ये फिलिस्तीन क्षेत्र हुआ करता था, पूरा की पूरा वो अब 3 भागों में बट गया है। एक ये ऑरेंज कलर में इजराइल, एक ये पश्चिमी तट, और तीसरा ये गाजा का तट। इन 3 क्षेत्रों में बट गया 48-49 के समय में। तब से फिलिस्तीनी बस्तियां बड़े पैमाने पर सुकड़ी हैं और इजरायलियों ने राष्ट्र के प्रमुख भाग पर नियंत्रण कर लिया है। देखिए, हमने कहा था शुरू में फिलिस्तीन हुआ करता था, यहां पर इजराइल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। और 48 के समय में ये युद्ध हुआ और उसके बाद में ये 3 क्षेत्रों में बट गया। और तभी से इजराइल क्योंकि इस युद्ध में जीत गया था दोस्तों, 48-49 के इस युद्ध में, और तभी से इजराइल के द्वारा लगातार इन फिलिस्तीन की जो बस्तियां हैं इन पर कब्जा करने की कोशिश की गई है। और जो फिलिस्तीन के जो यहाँ के जो खुद के लोग थे उनको यहाँ से बेघर होना पड़ा और शरणार्थी समस्या बन गई ये इजराइल फिलिस्तीन का संघर्ष। तो बड़े पैमाने पर विश्व में ये एक बड़ी त्रासदी के रूप में सामने आती है इजराइल फिलिस्तीन का संघर्ष। और ये बेसिकली यहूदी और मुस्लिमों का संघर्ष है और इस जमीन का संघर्ष है ये। और ये हमने समझा कि क्या क्या इस जगह पे हो रहा है। अब देखिए, एक दूसरा युद्ध और होता है 1967 में। ये तो हमने समझा कि 1947, 48-49 तक क्या स्थिति बन गई है। अब देखिए, 1967 में एक बड़ा युद्ध होता है और इसे अरब इजराइल युद्ध के रूप में जाना जाता है, जो 6 दिन तक लड़ा गया था दोस्तों। ये 6 दिवसीय युद्ध था। और देखिए, अरब इजराइल मतलब कि जितने भी आसपास के राष्ट्र हैं, अर्थात जितनी भी अरबियन कंट्रीज हैं, ये इतने सारे देश हैं इस जगह पर, उनके साथ में अकेले इस इजराइल ने युद्ध लड़ा है, जो कि एकमात्र यहूदी राष्ट्र क्षेत्र है, इतना छोटा सा इसने युद्ध लड़ा है। और देखिए, बाद में रिजल्ट भी इजराइल के फेवर में आता है, इतने सारे राष्ट्रों को ये हरा देता है। और ये जो युद्ध हो रहा है अरब राष्ट्रों में, प्रमुख रूप से अरब राष्ट्रों की ओर से मिस्र, सीरिया और जॉर्डन, अर्थात सीरिया देखिए यहाँ पर, ये जॉर्डन हो गया, और मिस्र ये लाल वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये इनके बीच में ये युद्ध हो रहा है। और ये जो लाइट येलो कलर में ये जो क्षेत्र है, ये है इजराइल का। ये लड़ रहा है इतने सारे क्षेत्रों से। और भी इनके सपोर्ट में सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट के सपोर्ट में और भी आसपास के राष्ट्र हैं, सारा अरब देश है, पूरा अरब क्षेत्र है। और लेकिन फिर भी 6 दिन की लड़ाई के बाद में इजराइल जीत गया दोस्तों, और उसने देखिए सारी जगह पर कब्जा कर लिया था। ये सीरिया का जो क्षेत्र था, गोलन हाइट्स, यहाँ पर
जो हमने कहा था कि हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, ये इसने कब्जा कर लिया था इस गोलन हाइट्स पर, जिस पर आज भी इसने कब्जा जमाया हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए ये जो आपको मैंने बताया कि सिनाई प्रायद्वीप इतना बड़ा, ये जो इजिप्ट का या मिस्र जिसे बोलते हैं उसका क्षेत्र हुआ करता था, उस पर भी इसने कब्जा कर लिया था 1967 में। और जॉर्डन से ये जो पश्चिमी तट है ये इसने छीन लिया था यहाँ पर, और पूरा की पूरा इसको बड़ा क्षेत्र बना दिया था। और इस प्रकार से देखिए ये बड़ा इसने एक यहाँ पर कब्जा कर लिया था, इन सभी से ये सारे क्षेत्र छीन लिए थे, और इस तरह से रिजल्ट बना था 1967 का। हालांकि बाद में ये जो सिनाई प्रायद्वीप थी इसको इसने लौटा दिया था, इसने इजिप्ट को लौटा दिया था, लेकिन गोलन हाइट्स नहीं लौटाया था दोस्तों, और ये इसी के पास रह गया। और अब मैं बताऊं कि 1947 से लेकर आगे तक आज के समय तक की अगर हम बात करें तो, क्योंकि हम अब चर्चा कर चुके हैं कि 47-48 में युद्ध, 48 में युद्ध हुआ है, फिर 1967 में युद्ध हुआ है, तो देखिए कैसे कैसे यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहे हैं। देखिए 47 में हमने कहा ये पूरा की पूरा क्षेत्र पैलेस्टाइन के नाम से, फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता था, और इसी क्षेत्र में यहूदियों ने आना प्रारंभ किया था, क्योंकि वो नाजी जर्मनी के द्वारा यहाँ पर उनको मारा गया था, तो वहां से वो आकर यहाँ पर इकट्ठे होने प्रारंभ हुए थे। और देखिए जो व्हाइट वाले स्पॉट आपको दिख रहे हैं इस पूरे क्षेत्र में, वो यहूदियों वाले क्षेत्र हैं, अर्थात सिर्फ इतनी सी ही यहूदियों की जनसंख्या, यहूदियों की बस्ती हुआ करती थी यहाँ पर 1947 के समय में। और पूरा जो हरा क्षेत्र है वो मुस्लिम फिलिस्तीनियों का यहाँ पर हुआ करता था, जो कि हमने आपको बताया कि तुर्की साम्राज्य का ही हिस्सा था, मुस्लिम साम्राज्य का ही हिस्सा था, और इसी आधार पर ये पूरा की पूरा फिलिस्तीन का क्षेत्र हुआ करता था। देखिए पार्टीशन प्लान यहाँ पर बनाया गया संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देशन में, तो उसमें कहा कि ठीक है इजराइल को भी जगह दीजिए, क्योंकि यहूदी यहाँ पर आकर प्रारंभ हो गए रहना। तो जो व्हाइट कलर का क्षेत्र है वो पूरा यहूदियों को दे दिया गया था, और यहाँ पर कि यहाँ पर यहूदी रह सकते हैं। और साथ में ये जो ग्रीन कलर का आपको क्षेत्र दिख रहा है ये गाजा पट्टी, और ये फिलिस्तीन का क्षेत्र जो है ये पश्चिम तट जिसको हमने देखा था वेस्ट बैंक, ये पूरा की पूरा क्षेत्र इसको दे दिया पैलेस्टाइन के रूप में, फिलिस्तीन को दे दिया गया था ये वाला क्षेत्र हरा वाला। अब देखिए आप यहाँ से यहाँ तक आते आते सफेद वाला क्षेत्र जो है विस्तारित हो गया है, और हरा वाला संकुचित हो गया है। हरा अर्थात फिलिस्तीन का क्षेत्र संकुचित हो गया। यहाँ पर अब युद्ध हो रहा है 1967 का। मैंने आपको बताया कि 1967 के बाद में इजराइल ने काफी हिस्सों को कैप्चर कर लिया, और देखिए अब पूरा की पूरा सिर्फ इतना सा रह गया है पैलेस्टाइन का क्षेत्र जो फिलिस्तीन का क्षेत्र है, और ये गाजा का क्षेत्र भी संकुचित हो गया है, और बाकी सारी जगह ये इजराइल ने कैप्चर कर लिए हैं यहाँ पर, और पूरा की पूरा क्षेत्र देखिए वाइट हो गया इतना सारा। और अब वर्तमान में आते आते इजराइल के द्वारा और ज्यादा यहाँ पर इनके क्षेत्रों में कब्जा करने की प्रवृत्ति जारी है। और ये जो पश्चिमी तट का जो क्षेत्र था उसमें ज्यादातर जगह देखिए आप इजराइल ने कब्जा कर लिया, और जो हरा वाला क्षेत्र है फिलिस्तीनियों का वो बहुत छोटा हो गया है। और यही अब संघर्ष का एक कारण बना हुआ है, क्योंकि फिलिस्तीन के लोग कहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए हैं उनको सम्मान मिले, और इजराइल ने जो अवैध कब्जा किया हुआ है इन बस्तियों पर उसे वो वापस करे, और इस प्रकार से एक विवाद। और लेकिन इजराइल इन्हें कर नहीं रहा, खाली कर नहीं रहा, और उसको सपोर्ट है अमेरिका का। तो अब इस तरह की सिचुएशन बन गई है, इतना बड़े लेवल पर यहाँ पर कब्जा हो गया है। देखिए इजराइल की मांग क्या है। इजराइल कहता है कि जो यरूशलेम है, देखिए यरूशलेम को लेकर एक बड़ा, क्योंकि धार्मिक समुदाय का केंद्र है, और सिर्फ यहूदियों का ही नहीं, यहूदियों का भी है दोस्तों ये, और ईसाइयों का भी इंपॉर्टेंट प्लेस है, और साथ में जो इस्लाम धर्म है उसका भी तीसरा जो सबसे प्रमुख क्षेत्र है, जैसे आपने सुना होगा मक्का और मदीना के बाद में तीसरा इंपॉर्टेंट प्लेस है यरूशलेम। और इसीलिए तीनों ही धर्मों को यहाँ पर, तीनों ही धर्मों के कारण ये यरूशलेम का विशेष महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है, धार्मिक महत्व है। और इजराइल कहता है कि पूरा यरूशलेम जो राजधानी है अभी वर्तमान में इजराइल की, वो पूरी की पूरी राजधानी उसकी रहे, और पूरी संप्रभुता चाहता है इस क्षेत्र पर। और साथ में उसकी मांग है कि इजराइल को सारे के सारे जो खासकर अरब राष्ट्र और जो बाकी राष्ट्र हैं वो पूरे इजराइल को यहूदी राष्ट्र के रूप में मान्यता दें, ये उसकी दूसरी मांग है। दोस्तों देखिए एक आपको ये क्लियर होना चाहिए, इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो धार्मिक समुदाय के लिए बनाया गया है, क्योंकि यहूदियों के लिए बनाया गया, यहूदियों को कोई जगह नहीं थी, तो इस आधार पर इसको बनाया गया, और एक संवेदनशीलता थी संयुक्त राष्ट्र संघ की भी इसके साथ में। तो अब इजराइल कह रहा है कि ये जो बाकी के अरब राष्ट्र हैं वो भी इसको मान्यता दें, और साथ में यरूशलेम पर वो पूरा प्रभुत्व चाह रहा है। दूसरी तरफ फिलिस्तीनियों की क्या मांग है। फिलिस्तीनियों की मांग है कि इजराइल 1967 से पूर्व की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित हो जाए, और क्योंकि आप हमने देखा था 1967 के बाद में उसने गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक जो पश्चिमी तट है उस पर काफी हद तक कब्जा कर लिया था। तो वो फिलिस्तीन की मांग है कि अब वो वापस हटे, जो 1967 से पहले की स्थिति थी वो यथास्थिति वो बनाए, और गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में ही हमें भली समेट दो, लेकिन इन दोनों पर हमें पूर्ण अधिकार दो, और वेस्ट बैंक और ये जो गाजा पट्टी है इसको मिलाकर
फिलिस्तीन करके एक नया राष्ट्र की भी संज्ञा हमें मिले, इस प्रकार की इनकी डिमांड है, फिलिस्तीन राज्य की एक स्थापना हो। और ये भी कहते हैं कि इजराइल के साथ किसी भी प्रकार की शांति वार्ता में बैठने से पहले वो जो अवैध विस्तार कर रहा है उसको रोकना होगा, फिर हम इजराइल के साथ बैठकर बातचीत कर सकेंगे। और फिलिस्तीन कहता है कि 1948 में जो लोग अपना घर खो चुके थे, क्योंकि हमने कहा कि काफी बड़े लेवल पर यहां पर से बेघर हो गए थे और कई सारे शरणार्थी बन गए थे, तो उनको फिलिस्तीन के जो शरणार्थी उनको वापस फिलिस्तीन में आने की परमिशन मिले, इस प्रकार का भी ये चाहता है। और साथ में ये कहता है कि जो पूर्वी यरूशलेम है, अर्थात जो यरूशलेम शहर है उसको दो भागों में बांटो, और जो पूर्वी यरूशलेम है और उसको स्वतंत्र रूप से फिलिस्तीन की राजधानी बना दिया जाए, अर्थात कम से कम पूर्वी यरूशलेम के क्षेत्र पर इनका अधिकार हो, इस प्रकार की इनकी मांग है। तो इस तरह से ये कॉन्फ्लिक्टिंग संघर्ष चल रहा है। अब हमने बताया कि वेस्ट बैंक का जो क्षेत्र है उस पर क्या समस्या थी, गाजा पट्टी का जो क्षेत्र है उस पर क्या समस्या थी, गोल्डन हाइट्स हमने बताया कि सीरिया से इन्होंने ले लिया था, एक सामरिक महत्वपूर्ण पठार है वो, जो 1967 में इजराइल ने छीन लिया था और अभी वर्तमान में वो इजराइल के कंट्रोल में है और इजराइल अभी उसको छोड़ भी नहीं रहा और कहता है कि हमारा ही क्षेत्र है। और इसी प्रकार यरूशलेम हमने कहा कि तीनों ही धर्मों के लिए आस्था का केंद्र है, और ईसाइयों के लिए जहां यहाँ पर पवित्र चर्च है, मुस्लिमों के लिए पवित्र मस्जिद है और यहूदियों के लिए पवित्र दीवार है, उस कारण से ये क्षेत्र इंपॉर्टेंट है तीनों ही धर्मों के हिसाब से। तो ये इन सारे पॉइंटों की बात हमने करी। अब हम बात करें इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष की, और इसमें अमेरिका का क्या रोल है। देखिए, जब ये संघर्ष है तो इस संघर्ष में विवाद को सुलझाने के लिए अमेरिका एक मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है, एक महत्वपूर्ण मध्यस्थता यहाँ पर अमेरिका करने की कोशिश कर रहा है दोनों के बीच में। और अमेरिका दो राष्ट्र समाधान की जो संकल्पना है उससे सहमत है, अर्थात अमेरिका भी मानता है कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को राज्य बना दिया जाए, जिससे ये संघर्ष खत्म हो, दोनों को एक आइडेंटिटी मिले, फिलिस्तीन के जो लोग हैं उनको भी मिले कि हाँ फिलिस्तीन देश है उनका। तो इस प्रकार से दो राष्ट्र की संकल्पना से अमेरिका सहमत है। लेकिन इसकी जो मध्यस्थता की जो भूमिका है उसको हमेशा फिलिस्तीन के लोगों ने संदेह की नजर से देखा है। उनको लगता है कि इजराइल की तरफ अमेरिका का झुकाव रहता है, और उसका बड़ा कारण है दोस्तों, क्योंकि अमेरिका में बड़ी मात्रा में यहूदी रहते हैं, और शायद जितने यहूदी इजराइल में रहते हैं उससे कहीं अधिक मात्रा में यहूदी अमेरिका में रहते हैं, और इन्हीं यहूदियों के कारण अमेरिका का झुकाव इस इजराइल की ओर भी रहता है, क्योंकि ये राजनीतिक भूमिका भी निभाते हैं यहाँ पर जो यहूदी होते हैं अमेरिका में, वो तो इजराइल के साथ में इनके संवेदनशील मुद्दे हैं। और इसी कारण से अमेरिका काफी हद तक झुका हुआ नजर आता है इजराइल की तरफ, और इसीलिए फिलिस्तीन अमेरिका की जो मध्यस्थता उसको संदेह की नजर से देखता है। देखिए, अमेरिका ने हाल में कुछ ऐसा प्रूफ भी कर दिया है कि वो इजराइल की तरफ झुका हुआ है। अमेरिका ने अभी हाल में कहा कि यरूशलेम, जो पूरा की पूरा यरूशलेम है, उसको इजराइल की आधिकारिक मान्यता दे दी गई अमेरिका के द्वारा, अर्थात अमेरिका ने कहा कि अच्छा ठीक है, हम मान लेते हैं कि यरूशलेम इजराइल का हिस्सा है। और साथ में अभी हाल में ही आया था पिछले साल की गोल्डन हाइट्स जो क्षेत्र हमने देखा 1967 में इसने कब्जा किया था सीरिया से, उसको भी इजराइल का क्षेत्र मान लिया है अमेरिका ने। और ये सारे दूसरे देशों ने इसकी काफी बुराइयां की, उन्होंने कहा कि ये एक नए विवाद को जन्म दे देगा, अमेरिका को इस प्रकार का निर्णय नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये विवादास्पद है। और जो समझौते हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे वो 1947-48 का हो, चाहे 1967 का हो, चाहे अभी हम बात करेंगे ओस्लो समझौते की, उसमें भी यही कहा है कि गोल्डन हाइट्स सीरिया का क्षेत्र है और उसे लौटाना होगा, और इसी तरह से यरूशलेम को भी दो भागों में बांटना चाहिए। लेकिन अमेरिका यहाँ पर देखिए पूरी तरह से इजराइल के साथ में नजर आ रहा है। और अभी हाल में ही एक नई पहल अमेरिका के द्वारा कही, और उसको नाम दिया गया मध्य पूर्व शांति योजना। अमेरिका की मध्य पूर्व शांति योजना अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, और ये भी पूरी तरह से इजराइल के पक्ष में नजर आती है, क्योंकि यहाँ पर जो अमेरिका पॉइंट्स बोलता है, हालांकि कहने को वो ऐसा कहता है कि दोनों के बीच संघर्ष को कम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अमेरिका यहाँ पर इजराइल के ही पक्ष में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, ओस्लो समझौता क्या है? देखिए, 1990 के दशक में ओस्लो, ये नॉर्वे की राजधानी है, जहां पर समझौता हुआ था दोनों पक्षों के मध्य, इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य। यहाँ पर दो स्टेप में ये समझौता हुआ था, पहले 1993 में और उसके बाद 1995 में। देखिए, 1993 में कहा गया कि इजराइल और फिलिस्तीन ने एक दूसरे को आधिकारिक मान्यता देने और हिंसक गतिविधियों को त्यागने पर सहमति प्रकट की। अर्थात ये जो समझौता हुआ, यहां पर इन दोनों ने ही एक दूसरे के जो क्षेत्र थे, इन दोनों ने कहा कि जो आप इजराइल ने कहा कि हम फिलिस्तीन को मानते हैं और फिलिस्तीन ने कहा हम इजराइल को मानते हैं। अर्थात एक प्रकार से दो देश समाधान की जो चर्चा होती थी वो इन दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हम एक दूसरे को आधिकारिक मान्यता देंगे।
और साथ में हिंसक गतिविधियां नहीं करेंगे, उन्हें त्याग देंगे। ऐसी यहाँ पर एक समझौता हुआ कि देखिए, क्योंकि जो गाजा पट्टी है वहां पर एक हमास का कंट्रोल है। हमास जो संस्था है वो काफी एग्रेसिव हिंसक गतिविधियों में भाग लेती है इसराइल के खिलाफ। काफी वो गाजा पट्टी में जो द्वंद्व होते हैं, आपने सुना होगा कि वहां पर रॉकेट लॉन्चर के माध्यम से अटैक किया जाता है इसराइल पर, और इस प्रकार के काफी चीजें देखने को मिलती हैं। क्योंकि गाजा पट्टी, हमने कहा गाजा पट्टी और जो पश्चिमी तट है उन दोनों को मिलाकर फिलिस्तीन बना है, लेकिन गाजा पट्टी पर हमास का शासन है और होने को फिलिस्तीन के हिस्से हैं, लेकिन गाजा में एक अलग संस्था काम करती है। जो इनके बीच में वैचारिक मतभेद हो गए थे, तो हमास ने गाजा पट्टी पर शासन करना संभाल लिया था। तो अब ये जो गाजा पट्टी थी, इस गाजा पट्टी पर हिंसक गतिविधियां करवाई जाती हैं हमास के द्वारा, और बदले में इसराइल के द्वारा भी हिंसक कार्रवाइयां होती हैं। और इसीलिए 1993 के समझौते में कहा गया कि हिंसक गतिविधियां नहीं होंगी, दोनों ने मान लिया और एक दूसरे को आधिकारिक मान्यता दे दी। 1995 में एक और डेवलपमेंट हुआ कि जो वेस्ट बैंक के 6 शहर और लगभग 450 कस्बे, इनको इजरायली सेना पूरी तरह से वापस करेगी और दे देगी ये फिलिस्तीन के क्षेत्रों को। क्योंकि हमने देखा कि इस ड्यूरेशन में काफी कब्जा कर लिया था। हमने देखा था किस किस प्रकार से यहाँ पर इसकी कॉलोनीज कम हुई थी, जो हमने एक मैप में देखा था ये वाला, कि कैसे कैसे ये सफेद वाला क्षेत्र बढ़ता गया और इजराइल यहाँ पर इसके क्षेत्रों को, फिलिस्तीन के क्षेत्रों को कब्जा करता गया। तो यहाँ पर यह भी मान लिया गया कि जो कब्जे हुए हैं उसको वापस कर देगा इजराइल। ये था ओस्लो समझौता, जो कि पहला हुआ 1993 में और दूसरा हुआ 1995 में। और ये दोनों ही समझौते बहुत महत्वपूर्ण थे और एक शांति की पहल बनने लगी थी, और माना जाने लगा था कि इजराइल फिलिस्तीन की संघर्ष जो चल रहा है, जो विवाद है, वो शायद अब सुलझावा आ जाएगा उसमें। लेकिन देखिए, फिर भी नहीं हुआ और समस्या बढ़ती गई। इजराइल ने मानने से बाद में मना कर दिया, क्योंकि यरूशलेम की डिमांड उसकी थी कि पूरा की पूरा यरूशलेम उसका माना जाए, लेकिन वो समझौते में नहीं हो पाया, कि वो समझौते को मानने को तैयार नहीं हुआ बाद में इजराइल। तो इसलिए समस्या बढ़ गई। और अमेरिका ने जो अभी मध्य पूर्व शांति योजना दी है, देखिए अब वो क्या है। और अमेरिका की शांति योजना के अनुसार यरूशलेम को विभाजित नहीं किया जाएगा और उसे इजराइल की संप्रभु राजधानी मान लिया जाएगा। अर्थात यरूशलेम को जो दो भागों में विभाजित होना था, पश्चिमी यरूशलेम जिसको इजराइल की राजधानी बनाना है, और पूर्वी यरूशलेम जो फिलिस्तीन की राजधानी होगी, अब वो अमेरिका कह रहा है मध्य पूर्व शांति योजना के माध्यम से कि इसे विभाजित नहीं करते, इजराइल की शांति, इसकी राजधानी मान लेते हैं इसको। और लेकिन फिलिस्तीन यरूशलेम के पूर्व में अपनी राजधानी स्थापित करेगा और इसका नाम बदलकर अल कुद्स रखा जाएगा, जो कि यरूशलेम का ही अरबी अनुवाद है। मतलब कि इसके पूर्व में किसी जगह पर वो फिलिस्तीन को एक नई राजधानी बनाने का मौका दे देंगे और उसको वो अपनी राजधानी की तरह से मान सकते हैं, लेकिन जो यरूशलेम है उसको पूरी तरह से इजराइल की संप्रभु राजधानी मान लिया जाएगा। और इसके अलावा ये माना कि यरूशलेम की जो पवित्र धरती है, क्योंकि वो इस्लाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो फिलिस्तीन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर ये पर्यटन के लिए खुली रहेगी। अर्थात फिलिस्तीन वाले लोग यहां पर आ सकते हैं और दर्शन करके जा सकते हैं, लेकिन ये रहेगा इजराइल के प्रशासनिक कंट्रोल में, प्रशासनिक नियंत्रण में ये रहेगा। और वो एक तरह से खुश करने की कोशिश कर रहे हैं फिलिस्तीनियों को कि ठीक है, आपको एक राजधानी दे देंगे, क्या उसको यरूशलेम को लेकर आप चल रहे हो, एक राजधानी दूसरी दे देंगे यरूशलेम के पास में ही, और उसको आप इसी तरह का नाम रख सकते हैं, अल कुद्स नाम रख सकते हैं, जो कि यरूशलेम का ही मतलब है उसका भी। और आप यरूशलेम जो ओरिजिनल यरूशलेम है वहां पर भी आप जा सकते हैं, लेकिन उसको कंट्रोल में इजराइल के रखेंगे और इस तरह से आपको लेकिन फ्रीडम रहेगी कि आप भी वहां पर जा सकते हो। और फिलिस्तीन क्षेत्र के अंदर स्थित इजरायली इलाके इजराइल के राज्य का हिस्सा बन जाएंगे। अर्थात जिन क्षेत्रों पर इजराइल ने अभी तक कब्जा किया है उन्हें इजराइल का ही हिस्सा मान लेंगे और एक प्रभावी परिवहन प्रणाली के माध्यम से इजराइल से उन्हें जोड़ा जाएगा। और शांति योजना के अनुसार जॉर्डन घाटी, जो कि इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है, उसको भी इजराइल की संप्रभुता में मान लिया जाए। और अगर फिलिस्तीन इस सारी बातों को मान लेता है, फिलिस्तीन इन सारी बातों को मान लेता है, तो बदले में अमेरिका द्वारा वहां पर अगले 10 सालों तक $50 अरब का निवेश किया जाएगा, जिससे वहां के निजी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा, शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार होगा। इससे फिलिस्तीन के नागरिकों के जीवन स्तर की गुणवत्ता सुधरेगी। अर्थात एक प्रकार का अमेरिका ने प्रलोभन दिया कि आप ये सब कर लेंगे तो आपको हम बदले में यहाँ पर निवेश कर देंगे, जिससे आपका डेवलपमेंट हो सके। लेकिन ये पूरा की पूरा आपको समझ में आ रहा है कि पूरी तरह से ये शांति योजना इजराइल के पक्ष में झुकी हुई है और इसीलिए फिलिस्तीन ने इसका समर्थन करने से मना कर दिया है, उन्होंने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया है, शांति योजना को रिजेक्ट कर दिया है। दोस्तों, बात आती है भारत यहां पर कहां स्टैंड करता है इस पूरे विवाद में, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में। देखिए, लंबे समय से, जब से आजादी मिली हमें, तब से लेकर अभी तक 1992 तक का अगर मैं समय बताऊं तो हमारे इजराइल के साथ में अच्छे संबंध नहीं थे, कूटनीतिक संबंध नहीं थे और हम पूरी तरह से फिलिस्तीन के सपोर्ट में रहते थे।
फिलिस्तीन की मांगों का समर्थन करते थे। इनफैक्ट हमने सबसे पहले आकर बोला कि फिलिस्तीन को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए और फिलिस्तीन को हमने राजनीतिक पहचान देने की कोशिश की। हमारी विदेश नीति का ये हिस्सा था कि हम फिलिस्तीन के साथ घनिष्ठ संबंध बना के रखें, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी कई सारे, जब 1947 का समय आप याद करें तो सांप्रदायिक दंगे हुए थे बहुत सारे, और हमारे यहाँ पे बड़ी मुस्लिम संख्या, मुस्लिम आबादी निवास करती थी। तो हम उस दृष्टिकोण से हम फिलिस्तीन के साथ ही थे, कहीं से भी हम इजराइल का सपोर्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हो सकता था फिर से हमारे यहाँ पे एक सांप्रदायिक तनाव देखने को मिल जाता। तो इस आधारों पर हम पूरी तरह से फिलिस्तीन के सपोर्ट में थे, और ये काफी संवेदनशील मुद्दा था इसी कारण से, क्योंकि भारत की बड़ी आबादी मुस्लिम आबादी थी, और इसीलिए हम भारत हमेशा कोशिश करता था फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंध बनाना और इजराइल से दूरी रखना, जिससे किसी प्रकार की समस्या ना आए। और हमेशा जब भी, जैसे 1947 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन के विभाजन के विरुद्ध मतदान किया था, अर्थात इसका विभाजन नहीं होना चाहिए, फिलिस्तीन को मान्यता मिलनी चाहिए। और 1988 में भारत उन राज्यों में से था जो जिसने मान्यता दी फिलिस्तीन को। और लेकिन देखिए बाद में 1992 में भारत के इजराइल के साथ में अच्छे संबंध बन गए, औपचारिक कूटनीतिक संबंध बने और एक रणनीतिक संबंध बने, जिसमें रक्षा संबंध प्रमुख थे। इजराइल से बड़ी मात्रा में रक्षा हथियार हमें मिलने लगे, और वर्तमान में आते आते आप देखेंगे कि इजराइल के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हो गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। एक ना केवल कूटनीतिक संबंध बने बल्कि एक सामरिक सहयोगी बन गया है इजराइल, और सिर्फ सामरिक सहयोगी भी नहीं, इसे आजकल प्राकृतिक मित्र की संज्ञा दी जाती है, जो नेचुरल एक मित्रता लेकर आते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं, उस प्रकार से भारत और इजराइल संबंधों को देखा जाता है। तो इस प्रकार से अब एक नए संबंध बने हैं, और इन नई संबंधों में भारत ने अब इजराइल को भी सपोर्ट करना प्रारंभ किया है। फिलिस्तीन को सपोर्ट करता है भारत, लेकिन अब इजराइल को भी भारत सपोर्ट करता है और एक संतुलित नीति बनाने का प्रयास करता है। और अब भारत ने इस एक नई, जो हमने आपको बताया, एक शब्द बताया था, डी हाइफेनेशन, अर्थात भारत इजराइल के साथ काम करेगा तो उससे फिलिस्तीन को परेशानी नहीं होनी चाहिए, भारत फिलिस्तीन के साथ काम करेगा तो उससे इजराइल को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अर्थात भारत के लिए दोनों के साथ संबंध बनाना एक अलग अलग विदेश नीति के हिस्से हैं, और इनको एक साथ मिक्स करके नहीं देखें, अलग अलग एक ही चश्मे से इनको नहीं देखें, अलग अलग इनको नजर से देखें। तो उस प्रकार की होती है डी हाइफेनेशन की नीति, और एक बहुत ही व्यावहारिक और यथार्थवादी समाधान भारत ने निकाल लिया है समस्या का। और अब भारत दोनों से ही अच्छे संबंध बनाकर रखता है, क्योंकि देखिए फिलिस्तीन के साथ भी संबंध बनाकर रखना जरूरी है, एक तो भारत की बड़ी मुस्लिम आबादी के कारण, और दूसरा ये जो फिलिस्तीन है इसको सपोर्ट मिलता है अरब राष्ट्रों का, जिसमें सऊदी अरब भी है, ईरान भी है, और जितने भी जॉर्डन हुआ, इजिप्ट हुआ, और पूरा अरब प्रायद्वीप हुआ, अफ्रीका के उत्तरी राष्ट्र हुए, और अनेकों, ये पूरा की पूरा ओआईसी इस्लामिक सहयोग संगठन है, पूरे के पूरे वो 57 सदस्य इसको फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं। और इसीलिए भारत फिलिस्तीन के साथ भी रिश्ते खराब नहीं कर सकता, क्योंकि भारत को सभी के साथ रिश्ते अच्छे करके चलने हैं। और यही भारत की एक कूटनीति की, भारत की विदेश नीति की विजय होती है दोस्तों, कि भारत इतने विरोधाभासी क्षेत्रों में, विरोधाभासी प्रकृति के देशों के साथ भी, जो आपस में दुश्मन एक दूसरे के, उन सभी के साथ भारत अच्छे संबंध स्थापित कर पाता है। और यही दोस्तों इजराइल पैलेस्टाइन का या इजराइल फिलिस्तीन का विवाद था, जिसकी हमने चर्चा की पूरी समग्रता के साथ। उम्मीद करता हूं ये आपको टॉपिक समझ में आ गए होंगे और एग्जाम के लिए आपने अच्छा कंटेंट तैयार कर लिया होगा, नोट्स बना लिए होंगे अब तक इसके, मेरे साथ में लेक्चर सुनते सुनते नोट्स आप लोग बना लेते होंगे, और तैयारी प्रिपरेशन करते रहिए। और जिन्होंने अभी तक बस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, नहीं जुड़े हमसे वहां पर, तो जल्दी से जुड़ जाइए बंसर 10 कोड के माध्यम से, इससे 10% डिस्काउंट मिल जाता है आपको, आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और ये क्लास दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें, जिससे आपको हमारे आगामी लेक्चर्स मिलते रहें। और अपनी पढ़ाई को यथावत बनाए रखें, और खूब दम लगाकर खूब मेहनत करें, और अच्छा रिजल्ट लेकर आएं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।